जहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट नंबर 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और आपका जो टेस्ट नंबर रहेगा सीरीज़ 2066 रहेगी यहाँ, राइट। 2065 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ उसके 4 पार्ट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद क्वेश्चन ये लेके आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं इधर बाहर कुछ गया हुआ था कुछ काम की वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं ला पाया लेक्चर, राइट। तो पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले बोल रहा है मुद्रा के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों की तुलना में इसके लाभों का वर्णन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका दृष्टिकोण होगा, इसको देख लेना है। जो कोई दृष्टिकोण जो हमारा होगा इसके किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जो मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा के जो विभिन्न कार्य हैं उसका उल्लेख करना है, ठीक है। तो क्या है, हम पहली बात बताएंगे मुद्रा के बारे में, क्या है मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा के विभिन्न कार्य है उसका उल्लेख क्या करेंगे, सेकंड बात अब बताएंगे यहाँ से। थर्ड बात अब क्या बताएंगे, इसकी जो परिसंपत्ति है इसकी तुलना में मुद्रा के लाभ के सूचीबद्ध है वो क्या है, वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना आप चौथे नंबर में अपना निष्कर्ष लिखेंगे कि क्या यहाँ पर निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर को कैसे लिखना है। देखो आंसर में लिखेंगे आप, मुद्रा एक आर्थिक इकाई है, जैसा कि आप मुद्रा के संक्षिप्त परिचय देंगे। मुद्रा एक आर्थिक इकाई है जो कि अर्थव्यवस्था में लेन देन के प्रयोजनार्थ विनिमय के सामान्य तौर पर मान्यता प्राप्त माध्यम के रूप में यहाँ पर क्या कार्य करती है, ठीक है। आर्थिक रूप से प्रत्येक सरकार की अपनी क्या है मुद्रा प्रणाली होती है। आप यहाँ से दो तीन लाइन जो भी होगा यहाँ पे आप बताएंगे, राइट। उसके बाद आपको लिखना है मुद्रा के विभिन्न कार्य के क्या हैं, निम्नलिखित क्या कार्य क्या क्या कार्य बताने आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है, पहले आप बताएंगे इसमें विनिमय का माध्यम क्या है, ठीक है। हमारा क्या है, विनिमय का क्या माध्यम है, विनिमय का माध्यम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे इसका अर्थ है कि मुद्रा क्रेता और विक्रेता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, राइट। सेकंड आप हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे सुविधाजनक लेखा की एक इकाई, ठीक है। जो सुविधाजनक एक लेखा है उसकी इकाई, उसमें लिखेंगे लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है। इसमें लिखेंगे हेडिंग भविष्य के लिए धन संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर क्या है, कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त स्थायित्व होना भी आवश्यक होता है, ठीक है। जिनकी कीमतें या फिर जो इनकी कीमत हैं इनके स्तर में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या है गिरावट आएगी या मुद्रा की क्रय शक्ति वो घट जाएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप विलंबित भुगतान का मानक। इसका अर्थ होता है कि यदि मुद्रा वर्तमान में क्रय करने हेतु उपयोग के लिए योग्य है, ठीक है, तो उसे वर्तमान में क्रय हेतु यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार होना चाहिए, जिसका भुगतान भविष्य में किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है 4 पॉइंट आपके यहाँ लिख गए, ठीक है। उसके बाद आप मेन हेडिंग क्या डालेंगे, अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों की तुलना में मुद्रा के लाभ, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें तरलता, पहली हेडिंग क्या रहेगी इसी के अंदर, इसी की हेडिंग पहली हेडिंग रहेगी तरलता। उस तरलता में लिखेंगे मुद्रा को परिसंपत्ति का सबसे तरल रूप माना जाता है जिसे अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए सरलता से विनिमित किया जा सकता है, ठीक है। इसी में लाइन छोड़ के लिखेंगे थोड़ा सा, स्वर्ण भू संपत्ति आवास अथवा यहाँ तक कि जो बांड जैसी जो आपकी परिसंपत्ति हैं वो भी अन्य वस्तुओं के लिए पर सहजता से परिवर्तनीय नहीं हो सकती तथा उनकी जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता है वो नहीं होती है इसमें, ठीक है। स्वीकार्यता हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे स्वीकार्यता, ठीक है। स्वीकार्यता इसमें लिखेंगे विधिक निविदा होने के कारण मुद्रा किसी भी समय अपनी जो स्वीकार है वो स्वीकार कर सकती है, अपने किसी भी समय वो क्या स्वीकार कर सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए बताएंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहराव की समस्या हुआ करती थी इसमें, ठीक है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे इसी के अंदर, इसी के अंदर आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्थायित्व। स्थायित्व क्या है, स्थायित्व। इस स्थायित्व में क्या लिखेंगे, वस्तु विनिमय के मामले जो ह्रासमान वस्तुएं हैं जैसे कि खाद्यान्न फसल है ना, ये सब आते हैं, उसके विपरीत मुद्रा की अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। हालांकि मुद्रा नोटों के मामले में मैले होने की दरें, ठीक है, जो आपके सॉलिड रेट है वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। अगला क्या डालना है आपको, डालना है स्वभावता, ठीक है, लिख देते हैं मैं स्वभावता, ठीक है, स्वभावता। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है इसका अर्थ होता है कि मुद्रा को सहजता से एक स्थान, ठीक है, से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में अन्य परिसंपत्तियों के मामले में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ठीक, राइट। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखना तो उतना ही आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत है। ये पॉइंट नहीं भी लिखेगा तो भी आपका आंसर काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा। अब नीचे से इसमें लाइन छोड़ के आप लिखेंगे उदाहरण के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन करने हेतु एक व्यक्ति को अपने साथ एक बैलगाड़ी है ना, या बोल सकते हैं इसको खजान ले जाने के लिए जो भी ले जाता है उससे ले जानी पड़ती थी इसको, राइट। अगला क्या है, स्थिरता में क्या लिखेंगे, स्थिरता आपको जो था स्थिरता में लिखेंगे क्रिप्टो करेंसी के साथ तुलना करने पर मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर होती है। उदाहरण के लिए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अस्थिरता अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त जोखिम डालती है, राइट। तो ये आपको यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। अगली हेडिंग रहेगी एक रूपता, ठीक है, एक रूपता। एक रूपता में क्या लिखना है,
इसमें आपको लिखना है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय हेतु परिसंपत्तियों एक समान नहीं होती हैं। हालांकि किसी विशेष मूल्य वर्ग की मुद्रा, उदाहरण के लिए कितना 10 रुपये, सभी समान आकार के यहाँ पर क्या है माप के मूल्य के यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अगला हेडिंग आपको डालना है परस्पर विनिमय योग्य, ये हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें लिखेंगे 20 रुपये के नोट अन्य मूल वर्ग जैसे कि 10, 5 आदि के लिए यहाँ पर क्या है आसानी से विनिमय किया जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय हेतु पशु को परस्पर विनियोग नहीं माना जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष 1-2 लाइन का लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें, बाजार व्यवस्था में मुद्रा की जो उपस्थिति है किसी देश की आर्थिक स्थिति का निर्धारक होती है और ये संबंधित केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित होती है। आपको यहाँ पर लिखेंगे, यह आंसर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप आंसर को टेलीग्राम चैनल पर भेज भी सकते हैं आंसर अपना लिख के। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से जो भी डाउट रहेगा, कुछ क्लियर रहेगा, कुछ गलत रहेगा या फिर कुछ पॉइंट ऐड रखे रहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई के पास उपलब्ध मौद्रिक नीति के साधनों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार न केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था ये, है ना। तो उसमें देख लेते हैं क्या रहेगा। आपको पहले क्या बनाना है, इसका दृष्टिकोण बनाना है। क्या इसका दृष्टिकोण रहेगा, राइट। देखो क्वेश्चन जो आप भी पढ़ते हैं उससे पहले आपको दृष्टिकोण फ्रेम में बनना चाहिए क्या होगा। ठीक है, उसमें दृष्टिकोण में क्या बनाएंगे आप, पहले तो आप ये पॉइंट लिखेंगे मौद्रिक नीति को संक्षेप में बताएंगे क्या है, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, पूरी घुमा फिरा के जो बात हो रही है वो मौद्रिक नीति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के बारे में आप परिभाषा करेंगे क्या होता है मौद्रिक नीति, फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे आरबीआई के पास जो आपकी उपलब्ध मौद्रिक नीति है उसके क्या क्या यहाँ पर साधन है वो यहाँ पर आप बता देंगे, जैसे किसने पूछा है कि साधनों को उल्लेख करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे कि जो आरबीआई किस प्रकार केवल वाणिज्यिक बैंकों के रूप में न बल्कि सरकार के रूप में बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो आप थर्ड पॉइंट में बताएंगे। चौथे पॉइंट आपका सेम निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आंसर को। तो आंसर को देखते हैं। इसमें आंसर हमारा रहेगा, तो हमें एक आंसर में बताना है मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के मौद्रिक साधनों के उपयोग संबंध में नीति को संदर्भित करती है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई निम्नलिखित साधनों के माध्यम से मौद्रिक नीति क्या है लागू करता है। हेडिंग डालना है, ए करके नीचे हेडिंग डालेंगे विधिक आरक्षित अनुपात। ठीक है, अब देखो आपको जो भी आंसर स्टार्ट करना है सीधे डायरेक्ट हेडिंग से नहीं स्टार्ट करना होता है। इंट्रोडक्शन कोई हेडिंग से नहीं होती, इंट्रोडक्शन बताएंगे उसके बाद आप हेडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए नंबर परिणाम जो आपका परिणात्मक साधन है इसमें ए नंबर हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे परिणात्मक साधन, उसमें लिखेंगे विधिक आरक्षित अनुपात, उसमें भी हेडिंग है। तो विधिक आरक्षित अनुपात आपका है, उसमें लिखेंगे आप वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास संविधिक चल निधि अनुपात जिसको एसएलआर बोलते हैं और नगदी आरक्षित अनुपात जिसको सीआरआर बोलते हैं के रूप में नगद भंडार की एक निश्चित राशि रखने की आवश्यकता होती है। आप ये फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। इसी के में एक हेडिंग पड़ेगी ए नंबर में ही सब हेडिंग है। ए नंबर में आपकी पहली हेडिंग ये थी, दूसरी हेडिंग आपकी ये है रेपो और रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रेपो और रिवर्स रेपो दर वे दरें होती है जिनमें वाणिज्यिक बैंक क्रमशः दैनिक तरलताएं बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई को बेचकर या उधार देकर धन उधार लेते हैं। ठीक है, या बेचते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ हो जाएगा सेकंड में। थर्ड हेडिंग में क्या होगा, इसमें ए नंबर में ही थर्ड हेडिंग है खुला बाजार परिचालन। इसमें क्या होता है, इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त खरीद और बिक्री, टिकाऊ चल निधि डालना तथा अवशोषित करना, यहाँ पर इसमें दोनों शामिल होता है। चौथी हेडिंग रहेगी सी ए नंबर में बाजार स्थिरीकरण योजना। इसके अंदर लिखेंगे आप बड़े पूंजी प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष चल निधि को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के जरिए यहाँ पर क्या अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये आप पूरा कर लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे बी पॉइंट। ए पॉइंट के आपने 4 हेडिंग लिख ली, अब बी पॉइंट लिखेंगे। बी पॉइंट हेडिंग डालेंगे, बी पॉइंट में लिखेंगे आप गुणात्मक साधन। ठीक है, क्या गुणात्मक साधन। ए नंबर में हेडिंग क्या डाली थी आपने, परिणात्मक साधन। इसमें क्या डालेंगे, गुणात्मक साधन। गुणात्मक साधन में आपकी पहले इसी हेडिंग रहेगी आपकी, इसी के अंदर हेडिंग रहेगी। पहले गुणात्मक साधन के बारे में बता देते हैं क्या है, उसके बाद हेडिंग डालिए आप। इन्हें आरबीआई की मौद्रिक नीति के चुनिंदा साधन है उसके रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे शाखा की राशनिंग। इसी बी के अंदर हेडिंग है शाखा की राशनिंग। आरबीआई विशेष क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के लिए दी जाने वाली जो ऋण है ऋण की राशि है उसको सीमित करता है। राइट, सेकंड पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे, इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे बी में सीमा अनिवार्यताओं में परिवर्तन। सीमा अनिवार्यताओं में परिवर्तन करने से क्या होता है, ऋण के आकार में परिवर्तन होता है। इस साधन का उपयोग आवश्यक क्षेत्रों के लिए ऋण आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अनावश्यक क्षेत्रों को में इसमें परिवर्तन के लिए यहाँ पर इसको किया जाता है। थर्ड हेडिंग होगी नैतिक सलाह। नैतिक सलाह का तात्पर्य आरबीआई के जो वाणिज्यिक बैंक हैं उसको दिए गए सुझाव से है जो मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान साख को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इस विधि के माध्यम से आरबीआई बिना कठोर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली है उसके दबाव यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, ये लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो फोर्थ हेडिंग रहेगी इसमें, उसमें चौथी हेडिंग में लिखेंगे वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर। रिजर्व बैंक एकमात्र ऐसी
संस्था है, ठीक है। रिजर्व बैंक एकमात्र ऐसी संस्था है जो मुद्रा जारी कर सकती है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों को अधिक निर्माण करने में सक्षम होती है, राइट। तो वे ऐसी एक निधियों के रूप में बाजार का रुख रख सकते हैं या केंद्रीय बैंक के समझ जा सकते हैं, जो केंद्रीय बैंक के विभिन्न साधनों को जैसे चलनिधि अनुपात, ठीक है, यह समायोजन सुविधा है, इसको क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा के माध्यम से निधि को प्रदान कर सकते हैं, राइट। ये लिखेंगे अब। अगला हेडिंग लिखेंगे, पाँचवां हेडिंग इसी में वो लिखेंगे सरकार के लिए बैंकर। सर ये हेडिंग डालेंगे, उसमें 2 पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे करके 2 पॉइंट लिखेंगे। इस फर्स्ट पॉइंट में आप डालेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई केंद्र सरकार के साथ सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के जो सरकार है, सभी राज्य सरकार है, उसके लिए बैंकर और ऋण के प्रबंधक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। किसको छोड़कर? सिक्किम को छोड़कर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसे भारत में प्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेन देन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें ऋणों को जारी करना तथा उनका प्रबंधन करना और सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम यहाँ पर प्रदान करना यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उसका निष्कर्ष आप लिखेंगे 2 लाइन का। निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार आरबीआई वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत वित्त के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली को भी प्रभावित करने वाली मौद्रिक नीतियों के प्रबंधन को निगरानी यहाँ पर करने की भूमिका निभाता है, ठीक है। ये आप आंसर लिखेंगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं? उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय क्यों माना जाता है? भारत के संदर्भ में विवेचना करना है। दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण को देखते हैं। दृष्टिकोण हमारा रहेगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सार्वजनिक ऋण। फर्स्ट बात में आपको सार्वजनिक ऋण बताना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है हाल की जो प्रवृत्ति इसमें है कि जो क्या इसमें बताया गया, हाल की जो प्रवृत्ति है उसको रेखांकित कर देना, जैसे कि आपको क्या उच्च सार्वजनिक ऋण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बता देनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इसका जो निष्कर्ष रहेगा आखिर में वो निष्कर्ष डालेंगे। फोर्थ पॉइंट क्यों नहीं लिखेंगे इसमें, या थर्ड पॉइंट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो 2-3 ही पॉइंट सिर्फ इससे निकल सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक ऋण के बारे में पूछा है, ठीक है, और इसकी जो सार्वजनिक ऋण से संबंधित समस्या है उस पर चर्चा करना है, और कुछ यहाँ पर नहीं इसमें पूछा है। जितना बड़ा आंसर होगा उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा, उतने पॉइंट हम लोग क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आंसर छोटा है तो पॉइंट ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो आंसर को लिखते हैं। आंसर में लिखेंगे, भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार की कुल देयताएं शामिल होती हैं, जिनका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है, ठीक है। कभी कभी इस पद का उपयोग केंद्र राज्य सरकारों के समग्र देयताओं को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। सार्वजनिक ऋण के स्रोतों में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, जीएसएस जिसको बोलते हैं, ट्रेजरी बिल, बाह्य सहायता तथा अल्पावधिक जो उधार हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का ऋण वर्ष 2011 से 12 के कितना 51.8%, ठीक है, 51.8, जैसा कि यहाँ पर आप दिखा रहा है इसमें 11-12 में कितना था 51.8, ठीक है, % था, जो कि 14 वर्षों में उच्च स्तर पर है, राइट। सार्वजनिक ऋण का बढ़ता हुआ यह बहुत चिंता का विषय है, जैसा कि नीचे यहाँ पर चर्चा किया गया, इसमें जो नीचे चर्चा की वहाँ बताया गया, क्या क्या बताते हैं इसको। तो देखो बढ़ते हुए जो ब्याज भुगतान है, इसमें क्या है, सरकार को बकाया ऋण के निर्मित जो उधार ब्याज हैं उसमें भुगतान के रूप में एक अपरिहार्य के रूप व्यय करने को इसको जोड़ देता है, ठीक है। अगली हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे आप संप्रभु ऋण संकट, ये हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे जैसे जैसे ब्याज की दरों में वृद्धि होती है, किसी देश के लिए अपना मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त पोषित करना अधिक महंगा हो जाता है। समय के साथ साथ आय का उपयोग सरकारी सेवाओं के लिए कम और ऋण के भुगतान के लिए यहाँ पर इसका ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है, जैसा कि यूरोप में घटित हुआ था। इस प्रकार का परिदृश्य संप्रभु ऋण संकट के कारण बन सकता है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप? यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सेकंड हेडिंग जो रहेगी संप्रभु ऋण संकट, ठीक है। संप्रभु ऋण संकट में बता चुका हूँ। तो अगला क्या है, मुद्रास्फीति कारक दबाव। मुद्रास्फीति कारक दबाव में क्या लिखेंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में कटौती किए जाने की कुल मांगों में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप ह्रासकारी जो प्रभाव हैं, ठीक है, आपका ह्रासकारी प्रभाव हैं, ह्रासकारी प्रभाव। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अत्यधिक सार्वजनिक ऋण के कारण ब्याज दरों में उच्च जोखिमपूर्ण प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिससे परिणाम स्वरूप निजी निवेश में गिरावट के साथ साथ दीर्घावधि के सकल जो घरेलू उत्पाद हैं उनमें संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। ये आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, जो भी हेडिंग नंबर है वो डाल लीजिएगा। भावी पीढ़ियों पर बोझ। ऋण को लेकर सरकार घटते उपभोग को भावी पीढ़ियों को क्या है, हस्तांतरित कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वर्तमान में लोग हैं उसमें बॉन्ड जारी करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बाद में, जैसे कि मान लीजिए 20 वर्ष के बाद करों को बढ़ाकर बॉन्ड का जो भुगतान है वो करने का यहाँ पर निर्णय कर सकती है, ठीक है। ऋण वहनीयता क्या लिखेंगे, ऋण वहनीयता, ठीक है। ऋण वहनीयता में लिखेंगे आप प्राथमिक घाटे में वृद्धि तथा ब्याज दर में वृद्धि के अंतर की गिरावट की ऋण वहनीयता पर संदेह को बढ़ावा देगी, राइट। ये पॉइंट आप लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप राजकोषीय अंतराल। व्यापक राजकोषीय घाटा के जो आपका क्रेडिट रेटिंग है उससे समझौता किए बिना भी भावी प्रतिकूल आघातों को अवशोषित करने हेतु तो बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट क्रेडिट रेटिंग। जब ऋण जोखिमपूर्ण स्तर पर, ठीक है, पहुंचता है तो निवेशक समानता उच्च ब्याज दर की मांग को
मांग करना प्रारंभ कर देता है। यदि देश में व्यय करना जारी रखता है तो उससे बांडों को निम्न क्रेडिट रेटिंग जो बांड है वो प्रदान किए जा सकते हैं, जो कि इंगित यहाँ पर करते हैं कि कोई देश अपने ऋण को भुगतान करने में कितना अक्षम होगा, राइट। इसी को लेके आप नीचे निष्कर्ष भी लिख देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा, निष्कर्ष लिखेंगे। भारत जैसी उभरती हुई जो उच्च समृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं में सरकार को संरचनात्मक एवं अन्य आवश्यक संसाधनों में पर्याप्त वित्त के आवंटन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सरकार को ध्यानपूर्वक सार्वजनिक ऋण की उस आकर्षक सीमा को खोजने की आवश्यकता है जो कि आर्थिक समृद्धि के संचालित हेतु पर्याप्त मात्रा में हो, किंतु ब्याज दरों को निम्न रखने हेतु पर्याप्त रूप से कम हो। ठीक है, आप यहाँ पे अपना निष्कर्ष बता देंगे, यहाँ पे आपका क्या है आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या महत्व है, किसी देश की जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखो यहाँ से भी आपका पॉइंट कम क्रिएट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आपका दृष्टिकोण क्या होगा। इसमें आपका दृष्टिकोण में लिखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में आप पहले बताएंगे क्या है, राइट। सेकंड बात आपको बताएंगे इसका क्या महत्व है, इसी में महत्व भी बता सकते हैं, इसको लेके आप महत्व बता सकते हैं, और किसी देश की जीडीपी को कैसे प्रभावित करेगी ये बता देंगे, और उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन, पहले तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसको हेडिंग से, ये आंसर हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या आप हेडिंग नहीं भी कर सकते हैं तो सीधे राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में आप यहाँ पर 2 से 3 लाइन बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है एक संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की तकनीकी को संदर्भित करता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के रूप में भी की जा सकती है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार संकेतक है। ठीक है, जीडीपी एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को संदर्भित करता है। कितना, कुल बाजार मूल्य को संदर्भित करता है। भारत में जीडीपी का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछ लेगा कि भारत में जीडीपी का आकलन कौन करता है, सीएसओ करता है और या फिर वर्ल्ड बैंक करता है ना, कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे देगा तो कौन करता है, सीएसओ करता है। ठीक है, इसकी गणना में उपयोग की जाने वाली 3 विधियां मूल्य वर्धित विधि या उत्पाद विधि के आगे इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय लेखांकन है, उसका क्या महत्व है। राष्ट्रीय लेखांकन में यहाँ पर पूछ रहा है इसका महत्व क्या है, इसको देखेंगे सेकंड पॉइंट में। इसमें देखेंगे इसके अंदर पहले हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय जो आपका लेखांकन महत्व लिखेंगे, उसके बाद पहली हेडिंग इसमें डालेंगे, क्या रहेगी हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन जहाँ अंतर्राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रों की समृद्धि दर और विकास को मापता है जिनका उपयोग विभिन्न देशों के जीवन स्तर की तुलना के लिए किया जा सकता है, ये लिखेंगे। सेकंड हेडिंग डालेंगे इसी के अंदर, इसमें लिखेंगे व्यावसायिक निर्णय यह है कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान और क्षमता को दर्शाता है, जो भविष्य के उत्पादन की योजना बनाने के लिए व्यापारी वर्ग को यहाँ पर मार्गदर्शन करते रहता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, इसमें हेडिंग क्या रहेगी, नीति निर्धारण। ठीक है, इसमें आपका हेडिंग रहेगी नीति निर्धारण। इसमें लिखेंगे यह अर्थव्यवस्था में आय और संसाधनों के वितरण को रेखांकित करता है जो सरकार की समानता लाने और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर संसाधनों को उचित आवंटन में करने में सहायता करता है। ठीक है, अगली हेडिंग तीसरी चौथी जो भी रहेगी पॉइंट आप देखते चलिए। नीति मूल्यांकन हेडिंग है, आय लेखांकन विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों को और विफलताओं की पहचान करता है जो देश के लोगों को सरकार की नीतियों को मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, वार्षिक बजट। ये आय और रोजगार अस्थिरताओं को प्रभावहीन करने के लिए ऋण और कर नीति सहित सरकार की बजटीय नीति को आकार देता है। अर्थव्यवस्था में मंदी या मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार घाटे या अधिशेष बजट को अपनाती है। ठीक है, किसको अपनाती है, ये पॉइंट प्रीलिम्स में आ चुका है, याद रखना है, फिर से बता दे रहा हूँ। अर्थव्यवस्था में मंदी या मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार घाटे या अधिशेष बजट को अपनाती है। सरकार किस बजट को अपनाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसी वजह से बोला जाता है कि आपको पहले मेंस की तैयारी करनी है, तो वहाँ से आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप हेडिंग, किसी देश की जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं शामिल हैं। ठीक है, ये हेडिंग है आपकी, इसमें सब हेडिंग रहेगी, अंदर हेडिंग रहेगी उसमें प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी आदि की उपलब्धता जीडीपी के स्तर को प्रभावित करती है। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे। दूसरी हेडिंग क्या है, पूंजी। पूंजी में लिखेंगे पूंजी समानता निवेश द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, निवेश द्वारा निर्धारित की जाती है, जो परिणाम स्वरूप लाभ के जो लाभ हैं उसमें राजनीतिकता, स्थिरता, उसमें इनमें क्या है, ये अन्य कारक पर निर्भर करती है। थर्ड हेडिंग लिखेंगे श्रम और उद्यमिता। मानव संसाधनों की गुणवत्ता और उत्पादकता इनकी संख्या में अधिक महत्वपूर्ण होती है। श्रम जो शक्ति होती है इसमें नियोजन की शिक्षा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और उत्पादन क्षमता को भी यह प्रभावित करती है। अगली हेडिंग है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी अल्पतर प्राकृतिक संसाधनों वाले राष्ट्रों के लिए यह कारक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का विकास उत्पादन की आविष्कार में नवाचार स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला हेडिंग है पांचवा सरकार।
सरकार अपने नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निवेश के लिए यहाँ पर क्या है, अनुकूल व्यावसायिक प्रवेश यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्या है, राजनीतिक स्थिरता। एक स्थिर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संसाधनों के उचित आवंटन में सहायता करता है। युद्ध, हड़ताल, सामाजिक अशांति से निवेश एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ हतोत्साहित रहेंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इसको निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाने के लिए एक मानदंड के रूप में भी जीडीपी का आलोचना इस तथ्य पर की जाती है जो कि इसमें लैंगिक समानता पर, असमानता पर, निर्धनों की जो स्थिति है, ठीक है, उसमें मापदंड जैसी जो परिलक्षित होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, या इन मापदंडों को ध्यान रखने के लिए अन्य सूचकांकों जैसे कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, लैंगिक समानता असमानता सूचकांक जिसको बोलते हैं GII, ठीक है, और आपका ये सब क्या है, ये दोनों यहाँ पर इसमें ध्यान रखकर इसमें प्रयोग किए जाते हैं, आदि का उपयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। राइट, ये आप पॉइंट दिखा सकते हैं। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 5 में क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद 5-5 करके मैं 4 पार्ट में करा दूंगा। आपको पता ही होगा क्योंकि मैं काफ़ी पहले से करा रहा हूँ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5-5 करके मैं 4 पार्ट में क्वेश्चन ये पेपर पूरा कवर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है जेंडर बस्टिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर बस्टिंग क्या है, भारतीय संदर्भ में इसे संबद्ध चुनौतियों पर चर्चा कर। देखो इसमें से एक लाइन का सिर्फ क्वेश्चन है, एक लाइन का भी नहीं है। यहाँ से आपको ज़्यादा पॉइंट क्रिएट नहीं होगा, सब पूरा स्टैटिक टॉपिक होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला दृष्टिकोण लिखेंगे जेंडर बस्टिंग क्या है। ठीक है, इसकी उदाहरण किसने दी, आप अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट क्या है, इससे जुड़ी क्या क्या चुनौतियाँ हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। क्या चुनौतियाँ हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हम कदम उठा भी सकते हैं, क्या कदम नहीं उठा सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तदनुसार यहाँ पर क्या है, इसको अपना निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आंसर को देखते हैं। जेंडर बस्टिंग या महिलामुखी बजट, इसका तात्पर्य बजट प्रक्रिया के सभी स्तरों पर एक लैंगिक परिक्षेप को शामिल करने और जेंडर विशिष्ट आवंटन के माध्यम से जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने के लिए बजट राजस्व के जो व्यय है उसका पुनर्गठन करने से है। ठीक है, जेंडर बस्टिंग का 3 उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इनमें से होते हैं राजकोषीय नियोजन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। सेकंड क्या है, बजट प्रक्रिया में जेंडर उत्तरदायित्व भागीदार को बढ़ावा देना। ठीक है, जो उदाहरण के लिए जैसे बजट की तैयारी करना, महिलाओं पुरुषों को समान रूप से शामिल करने के लिए कदम उठाना। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है लैंगिक समानताएं जो हैं उसमें महिलाओं को अधिकार के लिए आगे बढ़ाना। ये 3 पॉइंट होते हैं जेंडर बस्टिंग के जो इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ से क्या हेडिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, भारत की जो बजट प्रक्रिया है इसमें जेंडर उत्तरदायित्व, ठीक है, क्या है, जेंडर उत्तरदायित्व जो बजट है हमारा उसकी समेकित करने के प्रयास में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2005, ठीक है, 2005-06 में जेंडर बस्टिंग का जो विवरण था, ठीक है, GBS जेंडर बस्टिंग का जो विवरण है वो प्रस्तुत किया था। हालांकि भारत में जेंडर बस्टिंग करने के लिए जो अभी भी क्या है बहुत सारी चुनौतियाँ इसमें बनी हुई हैं। इसमें से क्या क्या शामिल हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला है, इसमें हेडिंग रहेगा पहला हेडिंग इसमें रहेगा अपर्याप्त संसाधन। जेंडर बजट का कुल हिस्सा अभी भी सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना, 1%, ठीक है, 1% से भी कम है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2008-2009 से वित्त वर्ष 2019-20, ठीक है, 2019-20 की जो अवधि है उसमें जेंडर बजट का औसतन कितना था, लगभग 0.7% था, बहुत कम, ना के बराबर थे। ठीक है, 0.7। इसके बाद सेकंड हेडिंग लिखेंगे, सेकंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पर निधियों का कुछ क्षेत्रों में संकेंद्रण। ठीक है, निधियों के कुछ क्षेत्र के उनका संकेंद्रण। पिछले दशकों के दौरान जेंडर बजट व्यय 85%, ठीक है, 85% से 90% आवंटन केवल 4 मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला विकास मंत्रालय, ठीक है, इनसे किया गया था। आवंटन का यह जो पैटर्न है ये व्यापक लैंगिक संतुलित जो बजट है उसके विपरीत निधियों के कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कार्य पद्धति संबंधी अशुद्धियाँ। जो कार्य पद्धति हमारी उसके संबंध क्या अशुद्धियाँ हम ये देखते हैं। कार्य पद्धति संबंधी अशुद्धियाँ यह देखी गई कि यद्यपि लिंग विभाजित डेल्टा उपलब्ध है फिर भी विशेष रूप से संसाधनों में अवसरों तक पहुँच के संबंध में सूचना यहाँ पर सृजित करने की आवश्यकता होती है। इसके बिना बजट प्रक्रिया में लैंगिक जो परिपेक्ष हैं उसको समेकित करना भी संभव नहीं होता है। राइट, ये आप देखेंगे। चौथे पॉइंट में लिखेंगे जवाबदेही तंत्र। यद्यपि आपका जो आप जारी करते हैं जेंडर बस्टिंग, ठीक है, इसको जारी करना भी अनिवार्य है, फिर भी महिला लाभार्थियों हेतु आवंटनों के प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य करने वाला कोई प्रभावी जवाबदेही तंत्र इसमें नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो संसदीय हस्तक्षेप है इसकी भी सीमाएं हैं, क्योंकि विधायिकाओं की भूमिका बजट प्रक्रिया में इसके निर्माण और निष्पादन में ना होकर मात्र बजटीय अनुमोदन और निरीक्षण तक सीमित होती हैं। ये पॉइंट लिखना है। अगला चौथा 5वां जो भी पॉइंट है लिख लेंगे आप। इसमें लिखेंगे जेंडर बस्टिंग को संस्थागत बनाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये हेडिंग है।
इसमें लिखेंगे जेंडर बस्टिंग के लिए लंबे समय से चले आ रहे अंतर्निहित पूर्वाग्रह को दूर करके पारंपरिक बजट बनाने की नीति प्रक्रियाओं को बदलने, ठीक है, और जो प्रक्रिया है उनको समर्थन करने हेतु यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, राइट, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप इन पे देखो, इनमें इनके जो अधिक पे जो हमारे प्रयास है कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए, इसमें क्या क्या अधिक में प्रयास करने की आवश्यकता है लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट में, पॉइंट डाल देंगे क्या है। पहला पॉइंट डालेंगे इन उपायों को जो आपका प्रभाव उत्पादकता है उसमें सुधार करने के लिए आवश्यकता यहाँ पर कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य स्तरीय और जेंडर बस्टिंग के लिए भी यहाँ पर रैंकिंग का सृजन करना चाहिए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में। राज्य स्तरीय जेंडर बस्टिंग को प्रकोष्ठ जो क्षमता है उसका निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे प्रभावों को मापने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में यहाँ पर लैंगिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे बजटीय आवंटन और वास्तविक खर्च के बीच में विचलन परिणामों की जो उचित निगरानी है वो भी यहाँ पर सुलझाने की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा आंसर लिखेंगे और अपना निष्कर्ष भी डाल देंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे इन चुनौतियों के बावजूद जेंडर बस्टिंग एक ऐसा संस्थागत उपकरण है जिससे नीति निर्माताओं को यह आकलन करने की अनुमति दी गई है कि सरकार महिला सशक्तिकरण पर कितना व्यय करती है, ठीक है, इतना लिखेंगे और आप अपना आंसर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये छठा नंबर क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, आपको गो थ्रू करा दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है तो मैं कल आपको यहाँ से सॉल्व करूँगा क्या आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति मांग जनित और लागत जनित कारकों का सविस्तार वर्णन करना है। मैं कल आपको बताऊंगा 6 से 10 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, क्या दृष्टिकोण आपको बनाना है अपने मन से और कुछ लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी मैं इसका जो वीडियो रहेगा शेयर कर दूंगा, अपना आंसर भी टेलीग्राम में भेज सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।